नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर की तह तक जाने वाले हैं जिसने दिल्ली के सबसे पावरफुल और एलीट हलकों में सचमुच खलबली मचा दी है। मतलब हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ पैदा होना या बहुत सारा पैसा होना ही काफी नहीं है, आपका रसूख भी टॉप लेवल का होना चाहिए। लेकिन अब भारत के सबसे एक्सक्लूसिव संस्थानों में से एक दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखल किए जाने का एक बेहद चौंकाने वाला आदेश सामने आया है। ऐसा लग रहा है मानो एक पूरी सदी का इतिहास बस एक ही झटके में बदलने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत सरकार ने इस 113 साल पुराने क्लब को पूरी तरह से खाली करने का एक सख्त फरमान जारी कर दिया है और इसके लिए जो डेडलाइन तय की गई है वो है 5 जून। ये वाकई हैरानी की बात है कि जो क्लब दशकों से सत्ता और प्रतिष्ठा का एक बड़ा केंद्र रहा हो, उसे अचानक अपना बोरिया बिस्तर समेटने का नोटिस मिल गया। देखिए, ये कोई आम बेदखली नहीं है। इस एक कदम ने देश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी पैदा कर दी है। और इस जगह के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है। ये 2 सफदरजंग रोड पर है, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के बगल में। जरा सोचिए, 27.3 एकड़ का एक विशाल परिसर जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच इतनी बड़ी प्राइम लोकेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के मनोरंजन के लिए आरक्षित रही है। अपने आप में ये सत्ता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब जो आंकड़ा सामने है वो सच में आपको हैरान कर देगा। 37 साल। और नहीं, ये कोई मेंबरशिप की अवधि नहीं है। ये तो बस इस क्लब की सदस्यता पर विचार किए जाने का वेटिंग टाइम है। मतलब अगर किसी ने 1980 के दशक में अप्लाई किया होगा ना, तो शायद आज जाकर उसे क्लब के अंदर कदम रखने का मौका मिला हो। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंतजार भी पीढ़ियां तक चलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, यहाँ एंट्री पाना लगभग नामुमकिन है जब तक कि आप कोई टॉप टियर IAS या IPS अधिकारी न हो, सेना के बड़े अफसर न हो या फिर कोई बेहद रसूखदार उद्योगपति या डॉक्टर न हो। नियम ही कुछ ऐसे हैं कि 40% सीटें सिविल सर्वेंट्स के लिए और 40% रक्षा अधिकारियों के लिए रिजर्व हैं। बाकी बचे आम खास लोगों के लिए सिर्फ 20% हिस्सा बचता है। एक साधारण इंसान के लिए तो यहाँ पहुँचना किसी सपने जैसा है। और मान लीजिए किसी तरह आपका नाम उन चुनिंदा लोगों की लिस्ट में आ भी गया, तो भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपको करीब 20 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है। ये फीस एक तरह का बैरियर है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ एक खास वर्ग ही इन दरवाजों से अंदर आ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैसा और पावर होने के बावजूद भी यहाँ जगह बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिलहाल इसके लगभग 5,600 परमानेंट मेंबर्स हैं और सबसे हैरानी की बात जानते हैं, यहाँ हर साल सिर्फ 60 से 100 नई एंट्री ही हो पाती है। वो इसलिए क्योंकि नई जगह तभी खाली होती है जब या तो किसी मौजूदा सदस्य का निधन हो जाए या फिर कोई खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे। मतलब ये पूरी तरह से क्लोज्ड और प्रोटेक्टेड दुनिया है, एक औपनिवेशिक विरासत। तो ये VIP कल्चर आखिर आया कहाँ से? चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इस एलीट कल्चर की गहरी ब्रिटिश जड़ों को समझते हैं। साल 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया, तो उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां उनके बड़े अफसर आराम कर सकें। तो 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब की नींव रखी गई। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो था 1918 का लीज एग्रीमेंट, जो हर साल सिर्फ 1,000 रुपए के किराए पर साइन किया गया था। और इस एग्रीमेंट का क्लॉज 4 आज गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसी क्लॉज ने सरकार को ये पावर दी थी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस जमीन को कभी भी वापस ले सकती है। और अब 113 साल बाद सरकार ने ठीक इसी क्लॉज का इस्तेमाल किया है। इस क्लब की शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट रसेल ने डिजाइन किया था। जी हाँ, वही रॉबर्ट रसेल जिन्होंने कनॉट प्लेस और 3 मूर्ति भवन को बनाया था। इस बिल्डिंग को बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये लुटेंस दिल्ली के रॉयल फील्ड के साथ एकदम मैच करे। और अंदर की सुविधाएं वो तो किसी राजमहल से कम नहीं है। 26 ग्रास टेनिस कोर्ट्स, लेडी विलिंगडन के लिए खास तौर पर बनवाया गया स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स, स्क्वॉश, रग्बी और वो भव्य बॉलरूम जहां संडे ब्रंच और फॉक्सट्रॉट डांस जैसी पूरी तरह से अंग्रेजी परंपराएं निभाई जाती थीं। और मजे की बात यह है कि ये शाही सुविधाएं आज भी मेंबर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लेकिन देखिए, इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही कड़वा और भेदभाव से भरा इतिहास भी है। वाइसरॉय माउंटबेटन के दौर में मेन बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अंग्रेजों को जाने की इजाजत थी।
भारतीयों को केवल बाहर बगीचे में ही बैठने दिया जाता था। कई आलोचक तो ये तक कहते हैं कि आज की जो ये ब्यूरोक्रेटिक विशिष्टता है वो दरअसल उसी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता और भेदभावपूर्ण एलिटिज्म का ही एक नया रूप है। कानूनी और वित्तीय मुश्किलें। तो फिर सत्ता के इतने करीब रहने वाले इस क्लब का पतन कैसे शुरू हुआ? हाल के सालों में इसके मैनेजमेंट को कई बड़े झटके लगे हैं। इसके पतन की कहानी को हम इन 4 अहम स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले 2014 में करोड़ों रुपए के लग्जरी टैक्स को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिर 2016 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वित्तीय गड़बड़ियों की एक औपचारिक जांच शुरू कर दी। बात आगे बढ़ी और 2020 में मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा पहुंचा, जहां जनहित का हवाला देते हुए प्राइवेट मैनेजमेंट को हटाने की मांग की गई और आखिरकार 2022 में NCLT ने मैनेजमेंट को सस्पेंड करके सरकार को पूरा कंट्रोल सौंप दिया। इसके बाद चीजों को सुधारने और नए चुनाव कराने के लिए सरकार ने 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। NCLT का साफ आदेश था कि मार्च 2025 तक सभी कमियां पूरी कर ली जाएं, लेकिन ये डेडलाइन भी निकल गई और हालात नहीं सुधरे। इसी विफलता का नतीजा था कि अचानक 22 मई को सीधे बेदखली का ये कड़ा नोटिस थमा दिया गया। अंतिम टकराव। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और असली मुद्दे पर। ये सिर्फ एक बिल्डिंग खाली करने का मामला नहीं रह गया है, ये सरकार और देश के सबसे पावरफुल एलीट वर्ग के बीच का एक सीधा टकराव बन चुका है। और ये टकराव दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। एक तरफ सरकार है जिसका तर्क है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के इतने करीब होने की वजह से ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है। उनका कहना है कि सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा को मजबूत करने के लिए इस प्राइम लोकेशन का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्लब के सदस्य और आलोचक इसे एक ऐतिहासिक विरासत को खत्म करने की कोशिश मान रहे हैं। वो वैकल्पिक जगह की कमी की बात कर रहे हैं और उनका ये भी आरोप है कि सरकार इसके जरिए एलीट लोगों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे नेताओं को निशाना बना रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूती से अड़े हुए हैं। जाहिर है इस फैसले पर बवाल मचना ही था। किरण बेदी जैसी जानी मानी हस्तियों और कई पुराने सदस्यों ने इस कदम को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बताया है। कई लोग कह रहे हैं कि वो 3 पीढ़ियों से इस क्लब का हिस्सा है और इसे इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। एक बात तो तय है, ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली और पूरी संभावना है कि अब ये मामला अदालतों के लंबे चक्करों में उलझेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक जमीन का विवाद है या फिर ये मॉडर्न इंडिया से उस पुरानी ब्रिटिश कॉलोनियल मानसिकता और VIP हायरार्की को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का एक बड़ा कदम है? क्या एलीट क्लबों का ये एक्सक्लूसिव कल्चर अब अपने अंतिम दौर में है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ वापस आएंगे।